खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सेना के ऑपरेशन क्लीन ने कश्मीर में दहशतगर्दों और सरहद पार बैठे उनके आकाओं की कमर तोड़कर रख दी है। पिछले 250 दिनों में तकरीबन 150 आतंकी 2.5 फुट जमीन के नीचे जा चुके हैं और बाकियों को भेजने की पूरी तैयारी। पिछले 5 महीने में 5 लश्कर कमांडर मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, जिसके बाद कोई कश्मीर का कमांडर बनने तक को तैयार नहीं। लश्कर आका हाफिज सईद इस कदर बिलबिला रहा है कि उसने अब छुट्टी पर घर आए कश्मीरी फौजियों के घर में घुसकर उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कश्मीर की आजादी का फेक प्रोपेगेंडा चलाने वाले इन दहशतगर्दों का नकाब अब कश्मीरी नौजवानों को निशाना बनाने के बाद उतर चुका है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज के बाद अब कश्मीर के बांदीपुरा में छुट्टी पर घर आए बीएसएफ जवान मोहम्मद रमजान पारे को आतंकियों ने निशाना बनाया। उन्हें उनके घर से किडनैप करने की कोशिश की गई और घर वालों के रोकने पर उन्हें सबके सामने गोलियों से भून दिया गया। पारे के घर के 4 लोग भी जख्मी हुए। हत्या के पीछे लश्कर तैयबा के महमूद भाई गुट का हाथ सामने आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन क्लीन से बौखला गया है लश्कर और अब उसकी ऐसी हरकतों पर कैसे लगाई जा सकेगी लगाम। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। एक और कश्मीरी हिफाजती एहलकार का कत्ल। रमजान की शहादत से दहशतगर्द फिर हुए बेनकाब। क्या सरहद पार से दहशतगर्दों पर है जबरदस्त दबाव? क्या कश्मीरियों का कत्ल ही दहशतगर्दी की बौखलाहट का नतीजा? क्या फौज के ऑपरेशन क्लीन से बौखला गया है लश्कर? फौज के ऑपरेशन क्लीन से बौखलाए लश्कर ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में बीएसएफ जवान पर हमला करके ये साबित करने की कोशिश की कि सरहद पार से दहशतगर्दों पर दबाव जबरदस्त है। लश्कर के दहशतगर्द अगर फौज से मुकाबला नहीं कर सकते मगर दहशत का माहौल पैदा जरूर कर सकते हैं। कश्मीर में फौजी कार्रवाई के दौरान इस साल अब तक 150 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। बीएसएफ एहलकार मोहम्मद रमजान पर दहशतगर्दाना हमला भी कहीं ना कहीं दहशतगर्दी की बौखलाहट का ही नतीजा है। नौ सितंबर को इम्तियाज अहमद को दहशतगर्दों ने बनाया निशाना। 26 अगस्त को पुलवामा में 8 अफराद को दहशतगर्दों ने किया था हलाक। जुलाई में दहशतगर्दों के हमले में 9 जवान शहीद, 2 अफराद हलाक। 15 जून को दहशतगर्द हमले में 6 फौजी हुए शहीद। जून में दहशतगर्दों ने 3 फौजी जवानों को किया शहीद और 10 मई को शोपियान में दहशतगर्दों ने उमर फैयाज का किया था कत्ल। एक बीएसएफ का जवान, इसका नाम है कांस्टेबल मोहम्मद रमजान पारे, ये घर छुट्टी गया हुआ था। वहाँ पे इसके घर पर हाजन में बांडीपुरा में कुछ दहशतगर्द आए और उन्होंने इसके ऊपर पहले चाकू से वार किया और उसके बाद इसके ऊपर इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करी, जिसमें ये शहीद हुआ। ये पाकिस्तानी जो टेररिज्म है उसके अंत का एक बहुत बड़ा संकेत है। पंजाब में इसी प्रकार के हालात हुए थे और जब पंजाब पुलिस खड़ी हो गई तो वहां टेररिज्म समाप्त हो गया। और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों को, बीएसएफ के लोगों को, कश्मीरियों को जब ये मारते हैं और ये बताता है क्योंकि ये डेस्परेशन है और उनका अंत जो है बड़ा नजदीक है। दहशतगर्दों के जरिए बीएसएफ जवान के कत्ल मामले में दिफाई उमूर के माहिरीन का कहना है कि इससे कश्मीर के लोगों को सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द कभी भी कश्मीर के लोगों के दोस्त नहीं हो सकते, इसीलिए वो दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में सिक्योरिटी एहलकारों की मदद करें। कश्मीर की जनता को समझने की जरूरत है। ये उनकी मदद करना छोड़ दें, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होकर के उनकी मदद करें और जो इस तरह के परपरेटर्स हैं उनको पूरी कोशिश करें कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया जाए। हमारे भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो शांत बैठने वाले नहीं है। जिस किसी आतंकवादी ने इस हमारे बीएसएफ जवान को मारा है
उसको हम बहुत जल्द मार गिराएंगे। बर्फबारी शुरू होने से पहले ये आतंकवादी थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे वैली में। जरूरी ये है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, और हमने एलओसी को हमेशा डोमिनेट करना चाहिए। बीएसएफ ने गुज़िश्ता चंद माह कब्ल घर जाने वाले जवानों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया था। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के कत्ल के बाद बीएसएफ को बार बार धमकियां मिल रही थी। अब रमजान की शहादत से दहशतगर्दों का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो अब लश्कर की इन खौफनाक हरकतों से कैसे निपटेगी सेना और सरकार, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सलमान निजामी साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा जुनैद आजिम मट्टू साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन श्रीनगर से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अनवर साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। किंग सी भारती साहब कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू से लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जीजे सिंह साहब जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे बेंगलोर से वो इस बहस का हिस्सा हैं। जीजे सिंह साहब, पहली शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या लगता है आपको जिस तरह से पहले लेफ्टिनेंट उमर फयाज और उसके बाद अब रमजान पारे, क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आती है? और कहीं ना कहीं बौखलाहट भी है क्या? कहीं ना कहीं लश्कर तैयबा के लोगों में, उनके दहशतगर्दों में एक तरह की बौखलाहट, जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन क्लीन चलाया हुआ है और उसको जबरदस्त कामयाबी भी हासिल हुई है, यह उसका नतीजा है क्या? उस बौखलाहट का नतीजा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये बौखलाहट का नतीजा है कि ये जो लश्कर तौबा है, इनके जितने इधर हमारे टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं, उनकी बौखलाहट है। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की भी बौखलाहट है, क्योंकि पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि बिल्कुल दुनिया से आइसोलेट हो चुका है। उनकी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अभी दुनिया के लेंस में है, और उसका जो असर है, जो उसका इन्फ्लुएंस है, वो हम ये जो संगठन है आतंकवादी संगठन उनके ऊपर देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ बुखलाहट है, और ये जो चंद जो हैंडफुल टेररिस्ट हैं, ये एक मैसेज देना चाहते हैं हमारी भाइयों को कश्मीर के अंदर के अगर आप ऐसी बात करेंगे, हिंदुस्तान की हमारी सेना के साथ देंगे, तो हम तुम्हारा ये जो है जिसे कहते हैं हालत कर देंगे। जैसे पहले हमने देखा कि लेफ्टिनेंट उमर फयाज के साथ किया। तो ये जो इनको डराने की, हमारे कश्मीरी भाइयों को डराने की उनकी चाल है, ये सक्सीड नहीं हो रही, ये सफल नहीं हो रही। ये बिल्कुल साफ सिद्ध होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी जो इसके ऊपर नजर जो बनी हुई है वो ये है कि जो ऑपरेशन क्लीन के साथ हम हर रोज देखते हैं कि जितने आतंकवादी हैं, हमारी सेना उनकी सफाई कर रही है। अभी कल की बात है कि हमने अपने बर्मीज बॉर्डर के ऊपर, म्यांमार बॉर्डर ऊपर भी हमने जाके जो नागा इंसर्जेंट्स थे उनको खत्म किया, उनका इलाज किया। और हमारे जो सेनापति हैं, जो आर्मी चीफ तो है, उन्होंने परसों 2 दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर पाकिस्तान जो है ये नहीं समझेगा तो हमारे पास दूसरे तरीके हैं उसको सुधारने के, उसके साथ डील करने के लिए। बिल्कुल। नवीन कुमार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहा यह जाता था और लश्कर तैयबा और जो दूसरे तमाम दहशतगर्द संगठन कश्मीर में युवाओं को भड़का रहे हैं, वो कश्मीर की आजादी की बात करते थे, लेकिन जिस तरह से लेफ्टिनेंट उमर फयाज, उसके बाद अयूब पंडित का भी आप इसमें जिक्र कर लीजिए, और रमजान पारे, ये कहीं ना कहीं इंसिडेंट साबित करते हैं कि वो एक नकाब था जो अब उतर चुका है, या फिर अब ये लोग नकाब उतार कर सामने आ गए, कहा जाए। सही कहा बिल्कुल समीर भाई, हमने पहले भी कहा है, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कश्मीर के बारे में भी और पाकिस्तान के बारे में भी और विदेश नीति के बारे में भी, कि
पाकिस्तान कश्मीर की कोई आजादी की बात नहीं कर रहा। वो किस आजादी की बात कर रहा है जिसके खुद के देश में लोग अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। वो इस देश में जहां अमन चैन से इतने लोग हिंदू मुस्लिम सिख किसी से परिवार से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, उसमें किस बात की आजादी की बात कर रहा है? वो कुछ लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जो अपने चंद फायदे के कारण उसका साथ देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन क्लीन चलाया है और घाटी में आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, और उसको कश्मीरी लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा। मैं बार बार कह रहा हूं, कश्मीरी और कश्मीरियत को बचाने के लिए सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, पाकिस्तान की बौखलाहट है, वहां की आईएसआई की बौखलाहट है, और बौखलाहट में वो हर प्रकार के जो भी नाना प्रकार के हथकंडे हैं वो अपना सकती है। जैसे अभी जनरल जे सिंह साहब ने कहा, बहुत बढ़िया कहा, सत्य कहा उन्होंने कि पाकिस्तान को सरकार ने पूरे विश्व से आइसोलेट कर दिया है, अलग थलग कर दिया है। आज की डेट में उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए, पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान में अपना अस्तित्व बचाने के लिए भारत के उन निर्दोष लोगों को मार रही है, कश्मीर और कश्मीरियत को उन लोगों को मार रही है जिसके नाम पर वो कश्मीर में अपना झंडा बुलंद करना चाहती थी। लेकिन नवीन साहब, हमारे जवानों की जान भी तो जा रही है, वो भी तो बहुत दुखद है। रमजान पारे के साथ जो हुआ वो कितना दर्दनाक है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत तो नहीं रोके जा पा बहुत रहे। दुखद, जवानों की जान तो जा रही है। बहुत दुखद है। बिल्कुल नहीं, घटना देखिए, जब जंग होती है निश्चित तौर पर जवानों की शहादत होती है और उसका बड़ा पीड़ा होती है हर एक आदमी को। कि इन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं। मैं तो कहता हूं आज कश्मीर के उन लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, कश्मीरियों को खड़ा होना चाहिए कि जब इन आतंकवादियों का कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता, किसी धर्म से मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो उनको कश्मीर में भी दफनाने के लिए 2 गज जमीन नहीं दी जाएगी। उनको ये आवाज उठानी चाहिए कि इन आतंकवादियों को कश्मीर में दफन करने के लिए भी 2 गज जमीन न दी जाए, इनको घाटी में फेंक दिया, जैसे कि उसामा बिन लादेन को खाड़ी में फेंक दिया गया था। तभी इन आतंकवादियों को पता चलेगा क्या क्या कहते हैं कि कश्मीर के लिए जन्नत में लेके जाएंगे। तो मैं कहता हूं ये बंद करना चाहिए, कश्मीरियत को, कश्मीरी लोगों को इस बात के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए आज के समय में। जुनैद आजिम मट्टू साहब, क्या आपको लगता है कि यह घटना एक सबक होगी उन लोगों के लिए भी, उन अलगाववादियों के लिए भी, जो रहते तो हिंदुस्तान में लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं और हुक्म सरहद पार के लोगों का बजाते हैं, अपने आखाओं का बजाते हैं? क्या उनके लिए भी कहीं ना कहीं सबक है? क्योंकि जो बातें कह कहकर कश्मीर के नौजवानों को भड़काने की कोशिश करती हैं, वो तो बेपर्दा हो चुकी हैं पूरी तरह से, कि कश्मीर की आजादी का सिर्फ ढोंग रचा जा रहा था और असल में अब तो कश्मीरियों की भी जान ले रहे हैं ये दहशतगर्द। देखिए, कश्मीरियों की जान अब नहीं जा रही है। ऐसे ये रीएमर्जेंस हुई है ऐसे मसलों की। जो टारगेटेड किलिंग्स हैं, घरों में घुसना, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों, वो सरकारी मुलाजिम हों, वो पुलिस के अहलकार हों, ये 1990 में भी हुआ था। और फिर एक पीरियड आया था जब टर्मोइल कम हुआ था कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट आई थी, रूल ऑफ लॉ आया था, और दिन दहाड़े किसी के घर में जाके उसको मारना, ऐसी जो घटनाएं वो इतनी आम नहीं थी। तो कश्मीरियों की जान तो पहले से जा रही है, सबसे ज्यादा जान तो कश्मीरियों की गई है, तो उसमें कोई शक नहीं है। आपका जो सवाल है कि ये उनके लिए एक सबक है या नहीं, ये उनके लिए सबक होना चाहिए जो लोग कत्ल को कातिल की तरफ देख के कंडेम करते हैं। अगर कातिल उनकी सियासी सोच का हो तो वो कहते हैं ये कत्ल हक है। अगर कातिल उनकी सियासी सोच से मुख्तलिफ सोच रखता है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, ये कत्ल हक नहीं है, ये कत्ल है। कत्ल होता है। आप किसी के घर में जा रहे हैं, ये कोई सियासी सोच, मजहबी सोच की तो बात ही नहीं है। सियासी सोच, कोई भी सियासी सोच इस चीज की इजाजत नहीं देती कि आप किसी निहत्ते के घर में जाके उसका बेरहमी से कत्ल करें। लेकिन ऐसे कत्ल हुए थे। आप देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं वो हमारी तंजीम से हो, बाकी तंजीमों से हो, 7,500-8 हज़ार कश्मीरी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मारे गए हैं जो एक पॉलिटिकल सोच रखते हैं कि समीर भाई ये सियासी कत्ल नहीं है, आतंकवादी द्वारा की गई वारदात है। मैंने कब कहा सियासी कत्ल है? आप बात समझिए और समझने के बाद बोला कीजिए। ये बड़ा जरूरी होता है, कुदरती निजाम ऊपर वाले ने बनाया, पहले बात समझनी चाहिए फिर बोलना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा ये सियासी कत्ल है। मैंने कहा सियासी सोच रखने वाले जो मेन स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं वो भी कत्ल हुए हैं। 7,500-8 हज़ार। लेकिन आपको मकसद क्या नजर आ रहा है? जिस तरह से लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत हुई, उसके बाद अब रमजान पारे और ये दोनों ही जवान छुट्टी पर घर आए हुए थे कश्मीर और उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उन्हें शहादत हासिल हुई। क्या आपको मकसद क्या नजर आता है? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो हमारी सेना का ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन क्लीन,
जिस तरह से 150 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं पिछले 250 दिनों में, 5 लश्कर के कमांडर मारे जा चुके हैं कश्मीर के, कोई अब कमांडर बनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये छटपटाहट है या नहीं है? समीर, हाउ डज इट मैटर छटपटाहट है या बोखलाहट है? लोग तो मर रहे हैं ना। मैं इसको छटपटाहट बोलूं, बोखलाहट बोलूं, वो जो परे साहब के घर वाले हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? अगर रिट ऑफ द गवर्नमेंट इतनी खत्म हो गई कि दिन दहाड़े 5 लोग किसी के घर में जाके उसको मार सकते हैं, हम पहले उसकी बात करें। ये बोखलाहट है या चटपटाहट है, वो तो एक दीगर सवाल है। मसला है आपकी सरकार कहां पे है। मैं आपको बोलूंगा ये एम्बोल्डन कैसे हुए ये एलिमेंट। आपको मैं 2 फैक्ट बोलता हूं। अरे आप आतंकवादियों को कंडेम करते हैं नहीं करते हैं? आप आतंकवादियों को कंडेम करते हैं नहीं करते हैं? 1994 के बाद पहली बार, ये गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक हैं, 94 के बाद पहली बार लोकल मिलिटेंसी आउट नंबर करती है फॉरेन मिलिटेंट्स को। वो एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन बनी है। दूसरा मसला ये है कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जब आपने एक इलेक्शन होने वाला था, कश्मीर में इलेक्शन करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन आपको डेमोक्रेसी का निजाम कायम रखना है, आपको सिस्टम को कायम रखना है, आपको सिस्टम को बहाल रखना है, आपको ये ऑल्टरनेटिव हमेशा कायम रखना है कि यहां पे वायलेंस नहीं चलेगी, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम। नहीं, वो बातें ठीक है, वो बातें भी ठीक खराब हो, है, कितने भी चैलेंजेस हो, रखना है आपकी। देखिए, नहीं समीर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्यों लग रहा है कि सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है, मेरी बात जो आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है, आप कहीं ना कहीं उसको खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ कश्मीर जो कि गढ़ माना जाता था, वहां से सफाया किया जा चुका है, वहां पर आतंकवाद की कमर तोड़ी जा चुकी है। सुनिए मेरी बात, इतने कमांडर ढेर हुए, 150 आतंकी मारे गए, आप इसको खारिज कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर जी मुझे अपनी पीठ थपानी है और ये प्रूव करना है कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मुझे प्रूव करने की, मुझ में वो आदत नहीं है कि मुझे प्रूव करना है मैं एक कश्मीरी मुसलमान हूं, लेकिन मुझे माथे पे लिखना है कि मैं नेशनलिस्ट हूं, तो मैं खारिज कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूं कि आप ये इस गलतफहमी में मत रहिए कि यहां पे हालात ठीक हो रहे हैं। हम 1, 2, 3, 4 मिलिटेंट्स को मारेंगे और सेम टाइम पे आपके 10 मिलिटेंट ऑन बढ़ रहे हैं, तो हम इस सिचुएशन को टैकल कैसे करें? ये मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। अगर ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। सलमान निजामी, क्या वाकई ऐसे हालात होगा जिस तरह से जो मट्टू साहब कह रहे हैं, ये आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं हालात बेहतर हुए हैं? जिस तरह से मिलिटेंट्स का सफाया किया जा रहा है, हालात बेहतर हुए हैं? देखिए, मैं नेशनल इंटरेस्ट की बात करूंगा जी। जैसे मैं उस तंजीम से वाबस्ता हूं जिसका एक अहम रोल रहा है कश्मीर में, और हमने भी सरकारें वहां चलाई हैं। मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूं, ना ही बनना चाहता, क्योंकि इस वक्त हमें सबसे बड़ा जो सहयोग देने की बात है कि हम समर्थन करते हैं सरकार को। जो भी सरकार, जो गलत लोग हैं कश्मीर में, जो अभी आप देखिए एक डबल स्टैंडर्ड्स की बात है। आप चाहे कोई भी तंजीम को सामने लाएं, आप इलेक्शन से पहले कुछ बात करते हैं, इलेक्शन के बाद कुछ और बात करते हैं, तो आप कब तक ये माहौल बनाते रहेंगे? जैसे जुनैद साहब ने कहा कि मर तो कश्मीर ही रहा है, तो मर जो है वो लीडर नहीं मर रहा, मर जो रहा है वो आम आदमी मर रहा है। अगर आज ये फौजी है, ये भी तो कश्मीरी है, ये भी तो मुसलमान है। अब ये भी अपने पेट को पालने के लिए कहीं बाहर गया था। आप कोई सोर्स बताइए जो लोग उनका समर्थन करना चाहते हैं, जो लोग उनके साथ जाना चाहते हैं, उनको आप बताइए, कोई ऑप्शन दीजिए कि भाई एक भूखा कश्मीरी मर रहा है, कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बताइए उसके लिए कि आपके हजारों लोग जो हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं, फिर कोई पूछने उनको नहीं जाता, उनकी फैमिलीज के पास कोई नहीं जाता। तो ये मुझे लगता नहीं कि पहले आप हड़तालें करें, इसलिए आप हड़ताल करते हैं कि कोई बच्चा मर जाता है, तो बाकी आज 3 दिन से कोई हड़ताल, 3 महीने से कोई हड़ताल क्यों नहीं? नहीं, लेकिन आपकी पार्टी तो ये कहती थी ना कि भाई बीजेपी और पीडीपी का बहुत ही बेढंगा मेल हुआ है वहां पर। अब ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो गई, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हुर्रियत के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, आतंकवादियों को भी चुन चुन कर मारा जा रहा है, सेना का मनोबल हमें हाई नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें तो है ना। देखिए, हालात को देखो, आप अगर 2014 को और आज कंपेयर करें, जो 90s को और आज आप कंपेयर करें, हालात सुधारने में, आतंकवाद को रोकने में बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं, बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस पे लाना पड़ता है। कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम अलायंस में थे, आप देखिए 2014 का ग्राफ क्या था मिलिटेंसी का, हमने बहुत खात्मा किया, लेकिन बढ़ा क्यों? रीजन क्या है उसको समझिए। ठीक है। किंग सी भारती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित हैं। भारती साहब, आपको लगता है कि हम राइट डायरेक्शन में कश्मीर के हालात को सुधारने के नजरिए से अगर हम बात करें तो?
देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले 3-4 महीने से जो आर्मी ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में ऑल आउट क्लीन ऑल आउट प्रोग्राम जो चला रखा है, या चाहे इवन बीएसएफ ने, अभी आपको पता होगा कि ऑपरेशन अर्जुन के तहत वो डायरेक्ट टारगेट्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रेशर है मिलिटेंट्स पे। लेकिन हमारे जैसे हमारे कुछ अभी पॉलिटिकल साथी कुछ कह रहे थे, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कश्मीर में हमेशा कि हर चीज़ को पॉलिटिकल रंगत दी जाती है, जबकि अगर इस वक्त की पोजीशन, जैसे जो आपका सवाल है, इसमें बड़ा सीधा साधा जवाब है कि क्या बौखलाहट है कि नहीं है, और मैं मानता हूं बिल्कुल बौखलाहट है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है। अगर आप कल की एक स्टेटमेंट देखें मेजर जनरल बीएस वाली की, इसमें वेक्टर फोर्स के चीफ हैं, उन्होंने कल कहा था कि मिलिटेंसी की बैकबोन जो है ब्रेक हुई है। उसमें दो चीजें हैं, एक ये एक बिल्कुल बीएस राजू मिलिटेंट्स जो है अपनी तरफ से जवाब भी देना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग यहीं पे हैं, हम लोग, वो अपनी एक प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ से वो बौखलाहट है, क्योंकि वहां पर देखिए इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल बंद, ऑलमोस्ट बंद कर दी गई है। और यहाँ पर जो प्रोएक्टिव पॉलिसी जो सिक्योरिटी फोर्स ने अपनाई है पिछले 3-4 महीने से, अब हमारे उसमें कुछ जो पॉलिटिकल साथी हैं वो उनको इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी उनको दिक्कत हो रही है। और खासतौर से जैसे अभी ये कह रहे थे कश्मीरी मर रहा है, वो कश्मीरी 90s से मर रहा है, वो कश्मीरी पंडित भी मर रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि तब किसी को याद नहीं आई, कश्मीरी पंडित के लिए किसी ने आंसू नहीं बहाए। लेकिन मैं आज अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, तो आप ये नहीं कह सकते किसी ने आंसू नहीं बहाए। देखिए आपके अपने लोग मारे जा रहे हैं, वो चाहे लेफ्टिनेंट उमर फयाज हो, चाहे वो डीएसपी अयूब हो, चाहे वो एसएचओ डार हो, या चाहे वो कांस्टेबल गौहर नजीर हो, मारा तो एक आम आदमी जा रहा है, एक कश्मीरी जा रहा है। जो आज के हालात ये हैं कि अगर वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस लीव पे जाते हैं, उनको वहां पर चुन के मारा जाता है। लेकिन उसका एक वो क्यों किया जाए? वो इसलिए कि एक दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, मिलिटेंट्स अपने प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। अदरवाइज अगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस वक्त कर रहे हैं, ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे जवानों की जानें जा रही हैं, उससे दुखद तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हम क्या कहीं ना कहीं ये बात माननी हमें पड़ेगी कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है, कहीं ना कहीं कमर टूट रही है टेररिज्म की। देखिए, टेररिज्म की कमर आज टूट रही है या सिक्योरिटी फोर्सेस अपर हैंड है, ये कहना बिल्कुल आप जो कह रहे हैं या जो कुछ लोग दावा कर रहे हैं, हाँ, ये मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा है कि आज अपर हैंड है सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये सही नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस का हमेशा अपर हैंड रहा है। जब भी हमारी आर्मी, हमारे जवानों को इख्तियारात दिए गए, काम करने का मौका दिया गया, पूरी तरह से काम किया और हमेशा दहशतगर्द टेररिस्ट उनसे खौफ खाते रहे। लेकिन मसला ये है कि जो बात अभी कही जा रही है कि पहले क्या होता था, 2014 से पहले ये होता था कि लाशें छुपाई जाती थी, आज लाशों को दिखाया जाता है। आज ये बताया जाता है कि ये फला लाश है, ये फला लाश है, और उन लाशों के जरिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाती है। देखिए, कश्मीर एक मसला है जी, और इसको मानना पड़ेगा हमको। और जिस डायरेक्शन में हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जा रही है, जिस तरह से उसको हल करना चाहती है, हाँ, इस तरह से मसाइल कभी हल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। चाहे तीर्थयात्री मारे जाएं, हाँ, चाहे अयूब पंडित मारे जाएं, हाँ, चाहे हमारे जवान मारे जाएं या हमारे कश्मीरी बच्चे मारे जाएं, कौन मारे जा रहे हैं? मारे तो हम जा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी मारे जा रहे हैं। और इन मौतों पे अगर हम सियासत करते हैं तो ये गलत है। ठीक है, इस तरह से मसला है कश्मीर हल नहीं हो सकता। इस तरह से ये एक बड़ा सवाल आपने उठाया। नवीन कुमार साहब इसका जवाब देना चाहेंगे? मैं आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, और ब्रेक के बाद मेजर जनरल बीएस राजू साहब ने जिस बात कही है कि आतंकवाद की कमर टूट चुकी है पूरे साउथ कश्मीर में, और हालात अब उस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब एक राजनीतिक, एक सियासी पहल की शुरुआत की जा सकती है मसला कश्मीर हल करने के लिए। इन दोनों सवालों के साथ आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या यह लश्कर की बौखलाहट है जिस तरह से एक और बीएसएफ के जवान की हत्या की गई उसके घर में घुसकर, जो कि वहां पर छुट्टी मनाने आया हुआ था? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नवीन कुमार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो विक्टर फोर्स के प्रमुख हैं मेजर जनरल बीएस राजू साहब, इन्होंने साउथ कश्मीर में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जबरदस्त अभियान चलाया हुआ है, और इनका यह दावा है कि पूरी तरह से हमने यहां पर टेररिज्म की कमर तोड़ दी है। लेकिन वो एक बात कहते हैं, वो बहुत अहम है।
वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी कार्रवाई तो चल रही है, सेना का मनोबल जो है वो हाई है और लगातार आतंकवादियों को मारा जा रहा है, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी सियासी जमात की है और हमें लगता है कि कश्मीर के हालात उस मकाम पर पहुंच गए हैं कि इसका सियासी हल निकालने की कोशिश अब होनी चाहिए। क्या इस दिशा में सोच रही है सरकार? समीर भाई, इस दिशा में तो सरकार अपना काम कर ही रही है, लेकिन मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं जो उससे पहले कही गई है। जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन या फिर आईएसआई उसकी जब वो कश्मीर और कश्मीरियत की हत्या कर रहे हो, उस समय जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए, जिसको भारत के मुद्दे पे, अखंडता के सुरक्षा के मुद्दे पर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो एक बार भी उसको कंडम नहीं करती है, अलगाववादियों को कंडम नहीं करती है। सरकार जिस प्रकार से अलगाववादियों की कमर तोड़ रही है, कश्मीर में जिस प्रकार से पत्थरबाज या फिर जो जिस प्रकार से आतंकवादियों का समर्थन करने वाले, उनके पक्ष में चलने वाले लोग हैं, उनको जेलों में डाल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सख्त रवैया अपना रही है, आतंकवादियों का सफाया कर रही है कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद को कश्मीरी के लोग, कश्मीर के रहने वाले लोग आतंकवादी नहीं मिल रहे हैं, उस समय विपक्षी दल एक बार उसकी सराहना नहीं करता है, कष्ट करता है। कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित आर्मी चीफ, अरे वो तो सेना कर रही है, आपके नेता तो माफी मांगते हैं, आपके जो वहां पर महबूबा मुफ्ती है उसने तो माफी मांगी। यही दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य है, मुझे यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको दुर्भाग्य है कि इस समय पे भी राजनीति करते हैं, आपके लोग की राजनीति करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, कम से कम देश की सुरक्षा के बारे में तो राजनीति नहीं करनी चाहिए इनको। क्यों बोला आपको, क्या बोला पुलिस को, आर्मी को की माफी मांगी? बीच में बोलूं, दिल्ली में मालूम है कि आपको कष्ट होगा, कश्मीर में दूसरी बात करते हैं। ठीक है, मैं बोलूं, बात हो जाए, अगर मैं आप सुनिए समीर भाई, क्या मैं बोलूं, क्या मैं इनकी बात का जवाब दूं? बोलिए बोलिए। मैं अगर इनकी बात का जवाब लेना चाहते हैं तो सुनिए, क्या मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान में जाकर यह कहना चाहिए कि भाजपा को हराने के लिए पाकिस्तान उनकी मदद करे? क्या सलमान खुर्शीद को यह कहना चाहिए कि जो छोड़ दीजिए पुराने बयानों को छोड़ दीजिए, हम नहीं डिस्कस कर रहे, वक्त नहीं बर्बाद करते। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, यशवंत सिन्हा ने क्या कहा, पाकिस्तान छोड़ दीजिए। नवीन आप जो पहले बात कर रहे थे उसमें दम था, उसी पर रहिए ना। मैं इन सही जी लेकिन मैं इसलिए कि उनकी बीच में बोलेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं वो बात कह रहा हूं। आज कश्मीर में आतंकवाद का सफाया हो रहा है, एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में है जो डिसीजन लेने मेकर है। आज पाकिस्तान को पूरे विश्व में अलग थलग कर दिया गया है। आज पाकिस्तान के साथ उसका अपना पड़ोसी, अपना साथी जो उसकी कमर लगा के खड़ा रहता था चाइना, वो भी उसके साथ नहीं है। ऐसे समय में सब पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ होना चाहिए। जुनैद आज़िम मट्टू का समाधान निकाला जा सकता है। जुनैद आज़िम मट्टू साहब, आप लोग एक जिम्मेदार ऑपोजिशन की भूमिका क्यों नहीं निभाते हुए नजर आते? ये सवाल उठा रहे हैं नवीन कुमार। आपको तो साथ होना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए आम कश्मीरियों को समझाने की कि देखो ये किस तरह से तुम्हें भड़काते थे, अब इनका नकाब उतर चुका है और कहीं ना कहीं सेना जो है वो आपके साथ है। हम बिल्कुल एक बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। हम जैसे महबूबा जी जब यहाँ हालात खराब होते थे वो सड़कों पे आती थी, नारेबाजी करती थी, सेक्रेटरीट के गेट पे ताले लगाती थी। हम वैसे ड्रामे नहीं कर रहे, तो ये हमें लेक्चर ना दें, वो इनकी अलायंस पार्टनर है, हमने कभी वैसा नहीं किया। हमने कभी जुलूस जुनैद साहब, लेकिन पत्थरबाजों का तो सपोर्ट आपने भी कर दिया है। अभी आपके नेता ने भी कह दिया कि ये देश के लिए पत्थर चला रहे हैं, तो इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए ना। नहीं, वो एक जब कश्मीर का हल निकालना है तो सारी ऑपोजिशन पार्टी जो सत्ता में है सबको साथ आकर बैठ के सुनिए बात। आपने सवाल पूछ लिया आपने, आप दर्ज ना दे, आप जवाब सुनिए। किसी ने कभी हिमायत नहीं किया पत्थरबाजों की, स्टेटमेंट डिस्टॉर्ट हुआ है। नहीं, काउंटर पहले जवाब सुनिए ना। कई बार काउंटर खड़े हो जाते हैं भड़काने। काउंटर क्वेश्चन आप कीजिए, काउंटर आपके इंटरोगेशन के लिए नहीं आया हूं, काउंटर क्वेश्चन कीजिए, लेकिन पहले जवाब सुनिए फिर उसका काउंटर क्वेश्चन कीजिए। उस स्टेटमेंट को जो डिस्टॉर्ट किया गया कि हमने पत्थरबाजों की हिमायत की है, हमने उसमें डेफेमेशन भी प्रोसीड की और ये प्रूव भी कर दिया कि वो कभी किसी ने कहा ही नहीं था कि पत्थरबाज नेशन के लिए लड़ रहे हैं या उनकी हिमायत की जाए। वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक स्टेटमेंट लिया गया था। हम कोई भी वायलेंस हो, वो गन हो, पत्थरबाजी हो, जिससे भी लोगों को नुकसान हो या वायलेंस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वायलेंस हो, हम उसको अनइक्विवोकली किसी भी कंडीशन के बगैर कंडेम करते हैं, आए हैं और करते रहेंगे। हमारी तंजीम ने 7,500 अपने वर्करों की कुर्बानियां दी हैं। वो कौन माइका लाल है जो हमें लेक्चर देगा इन चीजों पे? हमने 7,500 वर्कर खोए हैं मिलिटेंसी में। कि बीजेपी ने कितने खोए हैं कश्मीर में? किसी और तंजीम ने कितने खोए? हमने 7,500 खोए हैं। तो बात नहीं, अलगाववादी बात तो आप सपोर्ट करेंगे फिर?
आप सपोर्ट यहाँ करेंगे पे कि जिस तरह से सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह से सेपरेटिस्ट लीडर्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तमाम लोग एनआईए के रडार पर हैं। आज ही इंजीनियर राशिद के बारे में भी आपने सुना होगा, क्योंकि जानकारी में ये सामने आया कि वो भी तो आपने कौन सा बयान हमारा देखा? नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि आपने कौन सी मुदाखलत देखी जो हमने एनआईए के प्रोब में की? हमने कौन सी मुदाखलत की? हमने बार बार कहा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये हक भी बनता है और एक उनका फर्ज भी बनता है वो सच सामने लाए, सच सामने लाए, और सबसे ज्यादा सच सुनने की तो हमें। उनको थपथपाने में आपको कष्ट क्या होता है? उनको पुशअप करने में कष्ट क्यों होता है? आप कहां बैठे? जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप कहां बैठे? उनको पीठ थपथपाने में आपको कष्ट क्यों होता है? सुनो भैया, सुनो, चिल्लाना बंद करो और हम इस हिंदुस्तान में क्यों, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहां बैठ के ये कह रहे हो? ठीक है नवीन, उनको अपनी बात को रखने दीजिए। कश्मीर में बैठ के, जी हाँ, मैं कश्मीर में बैठ के ये बात कहें, लेकिन मुझे समाधान बताएं, भाषण ना दें, लच्छादार बातें टीवी पर चिपकती हैं। अगर आपको कुछ कहना, अरे कश्मीर में रहा हूं मैं, देखिए मैं कश्मीर में पान की दुकान तो ये है नहीं ना कि हम एक दूसरे पे चिल्लाएं। श्रीनगर में बैठ के राजनीति नहीं करिए। देखिए ये पैनल, देखिए पैनल डिस्कशन है, ये पान की दुकान तो है ना कि आप चिल्लाएं और मैं वापस आप पे चिल्लाऊं। आप चिल्लाना बंद कीजिए, पान की दुकान नहीं है, पैनल डिस्कशन है। ऐसे में वक्त बर्बाद होता है जब लहजे में बात बोलते हैं। मत दीजिए ना जी आप। जी आसिम मट्टू साहब, ये पान की दुकान नहीं है ना भैया, ये पैनल डिस्कशन। आप विरोध नहीं कर रहे, तो बोले आप विरोध नहीं कर रहे अलगाववादियों पर जो कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे, सरकार के साथ भी नहीं है। जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, हमने सपोर्ट किया कंस्ट्रक्टिवली। ये बच्चों की तरह बहस करना बहुत आसान है, लेकिन हमने बार बार कहा कि आप सारे इनिशिएटिव लीजिए। मिलिट्री इनिशिएटिव, ऑपरेशनल इनिशिएटिव ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेने की ये जरूरत है। आप समझिए 2014 के बाद हुआ तो हुआ क्या? पाकिस्तान तो हमेशा था, 2008 में भी था, 2010 में भी था। मिलिटेंसी 4 गुना ज्यादा बढ़ी, तो बढ़ी क्यों बीडीपी और बीजेपी सरकार आने के बाद? ये हक तो दीजिए हमें पूछने के लिए, क्यों बढ़ी? वो गुनाह क्यों है पूछना? ये गुनाह क्यों है पूछना? पाकिस्तान की हम ये क्यों नहीं पूछ सकते हैं? बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हैं उसको कम करने के लिए? देश के गृह मंत्री कश्मीर में जाके पॉलिटिकल पार्टी से बात करने गए, आप क्यों नहीं आकर के समाधान देते हैं वहां पे? नवीन, अगर बोखलाहट है, तो मानना पड़ेगा, अगर बोखलाहट है, यूपीए सरकार के दौरान जो हालात थे कश्मीर के, उससे बदतर हुए। समीर भाई, 3 सालों में हालात और खराब हुए, ये तो मानेंगे ना? कश्मीर में ये तो वाजिब सवाल है। पूर्ण समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब आप पहली बार, ये कुछ नहीं मानेंगे, ये चिल्लाने आए हैं, ये कुछ नहीं मानेंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। इनकी गवर्नमेंट में कश्मीर बाढ़ में जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस अपनी पीठ थपथपाए और लोगों पे चिल्लाएं। अलगाववादियों के साथ जिस प्रकार से आपने नहीं दिया, क्यों? अडवाणी जी और वाजपेयी जी नहीं मिले दिल्ली में, रेड कारपेट वेलकम नहीं दिया, क्यों? हुर्रियत से नहीं मिली, बीजेपी गवर्नमेंट हुर्रियत से नहीं मिली दिल्ली में, प्राइम मिनिस्टर आपके नहीं मिले, गृह मंत्री आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले, गिलानी साहब से भी आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं मिले। वाजपेयी जी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, एलके आडवाणी कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे, वो नहीं मिले, रेड कारपेट नहीं बिछाया गया, फोटो शूट नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। कहां की बातें कर रहे हैं जनाब? ये बेवकूफ बनाना लोगों को बंद कीजिए, आपका काला चिट्ठा सब लोगों के सामने है। क्या की बात करते हैं आप? तारीख अब शुरू नहीं होती है, ना ही कश्मीर का मसला अब शुरू हुआ, तारीख भी अब शुरू नहीं हुई होती है। आपके जनरल सेक्रेटरी जो है राम माधव जी, उन्हें कल बयान दिया है, राम माधव ने कल बयान दिया है, राम माधव ने कल बयान, सुनिए, चिल्लाना बंद कीजिए। राम माधव ने कल बयान दिया है कि वो हुर्रियत वालों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्या वो आपके जनरल सेक्रेटरी नहीं है? मैं बताता हूं बातचीत। अच्छा, अब सही दिया है, अब सही दिया है। उन्होंने कहा, अरे उन्होंने यस अब सही दिया है, वाह। 2 बार गृह मंत्री गए हैं, उन्होंने कहा है कि जो कश्मीर की समस्या का समाधान करना चाहता है वो आइए। तो आप उसमें क्या कसते भाई? हम लगातार बात करते हैं, समाधान के लिए तो खोज रहे हैं। तो आप ये बोल रहे थे, कब बात की आपने? कब बात की आपने? कब बात की आपने? कब बात की? कब बात की आपने? उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, तो कब बात की आपने? ये चीज आपको पता नहीं है बात करनी है या ना नहीं करनी है? आपने कब बात की? आपने कभी बात नहीं की। नवीन दोनों से आपसे गुजारिश है, अब अरे आप बौखलाहट समझ सकता हूं मैं। ये चीज बोलने के लिए राम माधव जी को 3 साल लगे। अगर 3 साल पहले उन्होंने ये बोला होता कि जो वहां के स्टेक होल्डर है हम उनसे बात करें, आपने इतने लोग मरवा दिए, आपका आउटकम क्या हुआ? आप एक आतंकवादी को मारते हैं, 1 मिलिटेंट मरता है, 10 मिलिटेंट आपके कारण मरे, गलत बयानबाजी मत करिए आप। सिचुएशन तो नहीं, अरे हमने तो खत्म किया आतंकवाद, अरे आपने तो समर्थन दिया,
आपके मुफ्ती साहब जो यहाँ आपने आतंकवाद पैदा किया है, इनके वालिद जो थे उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी, उनका शुक्रिया अदा किया। कंदहार इससे पहले कभी आतंकवाद के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कंदहार में मिलिटेंट्स को किसने रिहा किया? कंदहार के हाईजैकिंग में मिलिटेंट्स को किसने रिहा किया? और आज का देखिए, आप जैसे लोगों का, उस समय आपकी पॉलिटिकल पार्टी बैठी थी सरकार के बीच में। कंदहार में मिलिटेंट्स को किसने रिहा किया? आपने किया कि हमने किया? तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? अब बाहर क्यों करते हैं आप? जब जिस समय क्यों नहीं विरोध किया? ऑफिशियली विरोध किया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया, नवीन सबकी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया, आप दोनों से खास तौर पर जेएंडके के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया। खालिद अनवर साहब, आपको क्यों नहीं लगता कि जेएंडके के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया? जुनैद प्लीज जी, इन साहब को हिस्ट्री पता नहीं है, इनको फैक्ट्स पता नहीं। जेएंडके के चीफ मिनिस्टर ने ऑफिशियली विरोध किया, आपने माना? कहीं भी ऑपरेशन क्लीन या इस तरह तशद्दुद के रास्ते से, गन के जरिए से कोई मसले का हल नहीं निकला है। ये लोग जिस तरह से हल निकालना चाहते हैं, मौजूदा गवर्नमेंट जो हल निकालना चाहती है, ये कभी कामयाब नहीं होगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? यही मैं जानना चाह रहा हूं। हुर्रियत के वो लीडर्स जो कि सरहद पार के लोगों का हुक्म बजा रहे हैं, यहां पर उनके इशारों पर नाच रहे हैं, उनको क्या छोड़ दिया जाए ऐसे भड़काने के लिए कश्मीर के नौजवानों? तमाम लीडरों को, हुर्रियत के तमाम लीडरों पे इस तरह का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता पाकिस्तान की इशारे पे नाच रहे हैं। हुर्रियत के बहुत सारे अच्छे लीडर हैं और एनआईए ने जिन लोगों को पकड़ा है, खैर अपना कानून काम करे। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर एक मसला है और कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीरियत हमारी है। उसको बचाने के लिए आपने जो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, आपने ये जो समझा कि हम लठ के जरिए, गोली के जरिए, बंदूक के जरिए कश्मीरी बच्चों को मार करके, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मार करके, उनकी आंख को फोड़ करके, उनको अपाहिज बना करके आप कश्मीर मसले का हल निकालेंगे। आपको इससे पहले भी हमारे जनरल साहब रावत साहब ने कहा था इसका सोल्यूशन निकालिए। आज भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालिए। ये अच्छी बात है कि आज हमारी हुकूमत को, और हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत को ये बात समझ में आई है कि भाई इसका पॉलिटिकल हल निकालेंगे। हम हुर्रियत के लीडरों से गैर मशरूत बातचीत करेंगे और गैर मशरूत बातचीत होनी चाहिए। हुर्रियत के लीडरों से बातचीत करनी चाहिए। कश्मीर मसले का हल कश्मीरियों को इस अजाब से निजात दिलाना चाहिए जिस अजाब में इनको मुब्तला कर दिया गया है। और अगर जो लोग गन उठा रहे हैं उनके साथ जो आप कर रहे हैं कीजिए, लेकिन जो लोग पुरअमन तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं उनकी बात क्यों नहीं सुनने को आप तैयार हैं? क्यों तरह तरह के आप? जीजे सिंह साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? खालिद अनवर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मुझे और या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, जो हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं? और जनरल बीएस राजू साहब ने जिस बात का जिक्र किया है कि अब वो उस मकाम पर हम पहुंच गए हैं कि राजनीतिक पहल की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि आतंकवाद से आप एक हद तक ही लड़ सकते हैं बंदूक से, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक पहल करनी पड़ेगी। देखिए ये जो सियासत की बात चल रही है, राजनीति की बात चल रही है, ये जो जनरल साहब कह रहे हैं कि ये सियासत की पहल होनी चाहिए, ये जो मुद्दा चलाना चाहिए, ये जो बात है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये सियासत जो है सही रास्ते पे जाए, क्योंकि मैं जो बताना इस आपकी जो इतनी ऑगस्ट पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो कश्मीर के अंदर कोई भी पार्टी आती है, पाकिस्तान की बड़खाट जो जिसे भड़का देते हैं वो कि आज़ादी चाहिए, सेपरेट कहते हैं, आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। ये जो लड़ाई हो रही है, मिलिटेंसी है, जो मिलिटेंट्स लड़ाई लड़ रहे हैं, ये फ्रीडम फाइट है, आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज तक मुझे ये समझने में नहीं आया, क्योंकि मैं एक नेवी का ऑफिसर रहा हूँ, दुनिया के कम मेरा ख्याल में तकरीबन सभी इस्लामिक जो देश हैं, आप मिडिल ईस्ट के ले लीजिए, चाहे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, कोई भी देश ले लीजिए, मैं सब विजिट कर चुका हूं और बहुत तजर्बा है मुझे ये मिडिल ईस्ट में जाने का और इस्लाम को समझने का। मैं ये कहना चाहता हूं अपने भाइयों को यहाँ पे कि जो आजादी अभी हमारे पास है कश्मीर मसला, इस्लाम इससे ज्यादा क्या चाहिए? पहली बात सुनिए, आप बात सुनिए मुझे, अरे भाई बात तो करने दीजिए, पूरी कर ले बात। कि पहली बात के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जितनी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जितने कश्मीरी हैं, हम देख रहे हैं सिविल सर्विसेज हो, डिफेंस सर्विसेज हो, जहां कोई बिजनेस हो, जहां जो भी करना चाहते हैं, एजुकेशन का मामला ले, वो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, हम साउथ में हैं, बेंगलोर में हैं, हम देखते हैं यहाँ पे बेंगलोर के मेडिकल हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और कई जगह पे बॉम्बे में देखा है, कोई आप
फील्ड ले लीजिए, राजनीति ले लीजिए, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इतने हमारे कश्मीरी स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, जुनेद बैठा हुआ है और कई बैठते हैं, वो इतनी जितनी फ्रीडम से बात करते हैं, इतनी फ्रीडम से कहीं दे किसी देश के अंदर बात नहीं कर सकते। आप देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितनी है। आप हमारी सेना को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हर एक को आप क्रिटिसाइज करते हैं। स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, डेवलपमेंट हो रही है, और तो सबसे बड़ी बात तो कहना चाहता हूं कि हर एक को कोर्ट्स अवेलेबल है, हर तरह की फ्रीडम है। ये जो बच्चे मर रहे हैं, ये जो चीजें हो रही हैं, ये एक गलत आइडिया हवा के अंदर छोड़ा गया है वहां पे। आजादी चाहिए, आजादी आप उसके आजाद कश्मीर जो है वो गुलाम, फिर बार बार ये कश्मीरी कुछ लोगों को एहसास क्यों होता है कि हमारे ये पंडित भाई बैठे हुए हैं, आप खुलकर बोल रहे हैं, सरकार तो वो वहां से निकाल दिया, आप उनके खिलाफ आवाज उठा रहे, मीडिया भी आवाज उठाता है। अब पंडितों को भी निकाल दिया वहां से, अपने घर के अंदर ही उनको दे दिया, बनवास दे दिया। क्या वो ये कश्मीर के देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मुझे कुछ जुनैद जल्दी से 10 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिए, मुझे दूसरे से सवाल लेना था। जीजे सिंह साहब ने आपका जिक्र कर दिया तो मैंने पूछ लिया। कश्मीरी पंडित, देखिए सुनिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुआ है वो भी कश्मीरी है। कश्मीरी पंडित उतने ही कश्मीरी हैं जितने कश्मीरी मुसलमान हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ एक रेडिकल आइडियोलॉजी के तहत हुआ, एक बारबारिज्म हुआ, उनको घरों से निकाला गया, बेघर किया गया। उतना बड़ा जुल्म हो नहीं सकता है, लेकिन बेद भी माफ जनाब, उस वक्त नई दिल्ली ने भी उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो आप जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट आज कह रहे हैं ना, आप ऑब्जेक्टिवली सोचिए, नई दिल्ली का भी एक दायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने तो गवर्नर जगमोहन को लाके यहां बिठा दिया। आप बोलिए गवर्नर, आपके गवर्नर जगमोहन ने क्या किया? होम मिनिस्ट्री तो डायरेक्टली रूल कर रही थी। जुनैद साहब, आपकी सरकार ने उस वक्त क्या किया? जुनैद साहब, आपकी सरकार ने उस वक्त क्या किया? हमारी सरकार, आपकी सरकार तो सो रही थी। सरकार ने, हमारी सरकार, मुफ्ती साहब की बेटी को क्यों छोड़ा गया? हमारी चलिए सुनिए, हमारी सरकार ने, चले आप कह रहे हैं ना हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, आप कह रहे हैं हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। नई दिल्ली की सरकार क्यों थी? नई दिल्ली के इंस्टीट्यूशंस इतने हेल्पलेस क्यों थे? नवीन जल्दी से बोलिए। उस वक्त ठीक है जुनैद, आपने कह दिया, आपने कह दिया। नवीन जल्दी से जवाब दीजिए। पहले स्टेट गवर्नमेंट का, पहले स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी भारती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात करनी है मुझे। जल्दी से नवीन, जल्दी से 30 सेकंड। कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के साथ जितना जुल्म हुआ उसकी जिम्मेदार कांग्रेस और एनसी है और कोई दूसरी नहीं है। मुझे बता दीजिए कि आपने क्या किया कश्मीरी पंडितों के साथ? आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? आप क्या कर पाए हैं उनके लिए? कश्मीरी पंडितों के लिए मोदी जी ने क्या किया है पंडितों के लिए? दूसरा, आप बोल दीजिए ने क्या किया पंडितों के लिए आज तक? एक इनिशिएटिव बोलिए जो मोदी जी ने लिया है कश्मीरी पंडितों के लिए। एक इनिशिएटिव बोलिए, एक इनिशिएटिव बोलिए जो मोदी जी ने लिया है कश्मीरी पंडितों के लिए। एक इनिशिएटिव बोलिए। अभी कश्मीरी पंडितों सरकार ने लिया, आपको किस बात का है? आतंक जब अलगाववादियों के खिलाफ सरकार, आपने तो उनको रिलीफ दे दिया, तब आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आपने क्या किया उनके लिए? कश्मीर के आपने क्या किया उनके लिए? 3 सालों में क्या किया इसका सब भारती साहब, जब आपसे मैं जानना चाहूंगा, कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द सहा उसके लिए कौन जिम्मेदार? अब यहां पर तस्करा निकल गया तो मैं चाहूंगा कि आपका रिएक्शन लूं। भारती साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, जो पिछले पौने घंटे से जो बहस चल रही है, जो पिछले पौने घंटे से ये पॉलिटिकल लोग आपस में बहस कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम है कश्मीर की। क्योंकि देखिए, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब पीडीपी और बीजेपी चला रहे थे। जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, अब कांग्रेस और एनसी वाले चला रहे हैं। अब हर आदमी को पॉलिटिकल प्रोसेस चाहिए, पॉलिटिकल इनिशिएटिव चाहिए। एक इलेक्शन के बाद क्या पॉलिटिकल इनिशिएटिव होता है? कश्मीर में एक प्रॉब्लम है, जब अगर आप कुर्सी पे नहीं है तो आपको पॉलिटिकल प्रोसेस चाहिए। और पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब है कि अगर उमर अब्दुल्ला कुर्सी पे नहीं है तो उमर अब्दुल्ला को कुर्सी पे बिठाइए। अगर महबूबा मुफ्ती कुर्सी पे नहीं है तो महबूबा मुफ्ती को कुर्सी पे बिठाइए। पॉलिटिकल प्रोसेस होता है इलेक्शन हो चुके हैं, इलेक्शन ने डिसाइड कर लिया है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? आप मुझे बताइए, चाहे वो आज की सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो,
और खास तौर से कश्मीरी पंडित के लिए ना पहली सरकार ने, अभी जुनैद साहब कह रहे थे उस वक्त आपकी सरकार थी, एनसी की सरकार थी, जब कश्मीरी पंडितों को वहां पर भगाया गया, जब उनका कत्लेआम किया गया, जब एक रात में उनको सारे कश्मीरी पंडितों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। और लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए हर आदमी मगरमच्छ के आंसू बहाता है। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया लेवल पे उनको विजिटिंग कार्ड की तरह यूज कर रही है। जब इलेक्शन होते हैं कश्मीरी पंडित याद आते हैं। गवर्नर्स रूल था, गवर्नर्स रूल, एनसी को जरूरत पड़ती है तो कश्मीरी पंडित याद आ जाता है। गवर्नर जगमोहन थे, तो बसाया ये बीजेपी वालों के गवर्नर साहब थे, बात तो कर बीजेपी वाले इनके गवर्नर साहब थे। देखिए सबके इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक जगमोहन जो है ना एक विक्टिम बन चुका है। हर आदमी जगमोहन, कुछ भी हो जगमोहन पे थोप दो, यानी कि कश्मीर में कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं किया, हर चीज जगमोहन ने की। जगमोहन ने ये किया, जगमोहन ने ये किया कि जब कश्मीरी पंडित वापस आए, जब कश्मीरी पंडित जम्मू में सड़क पे आया तो जगमोहन ने उनको आसरा दिया। और इन लोगों को तकलीफ वही है, इनको वही तकलीफ है कि कश्मीरी पंडित को आसरा क्यों दिया जगमोहन ने। इसलिए हर चीज पे जगमोहन, हर चीज पे जगमोहन। इनकी सरकारों ने क्या किया? आप 27 साल में मुझे बताइए आपकी दोनों की सरकारों ने क्या किया, या चाहे आज की सरकार ने क्या किया? आप एक रिक्रूटमेंट एक पॉलिसी 2008 में बनी, वो 2010 तक अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। आपने हम लोगों को टेंट में आके क्यों नहीं इंप्लीमेंट छोड़ दिया? किसी ने आंसू नहीं बहाए, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तब हर आदमी को कश्मीरी पंडित याद आता है, तब वो विजिटिंग कार्ड की तरह उनको यूज करते हैं। सरकार ने बनाई रिक्रूटमेंट पॉलिसी। कश्मीरी पंडितों का दर्द किसी को नहीं है, जो कश्मीरी पंडित ने सहा है वो किसी ने नहीं सहा। पॉलिसी इंप्लीमेंट की, इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट किया, आप क्या बात कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि आप कंपनसेशन फंड क्यों नहीं बढ़ाए? किसने रोका है उनको? आपने सोच लिया, आपने अपना काम कर दिया। सुन लीजिए, सवाल सुनिए खालिद अनवर साहब, कश्मीरी पंडित को यूज किया है यार, कितना दम नजर आता है जब ये कहा जाता है कि भाई यूपीए सरकार में कश्मीर के हालात बेहतर थे और अब बदतर हुए हैं क्योंकि ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं। जब हम ये कहते हैं तो तर्क ये दिया जाता है कि अब ज्यादा तगड़ी कार्रवाई हो रही मिलिटेंट्स के खिलाफ और हुर्रियत के लोगों के खिलाफ, इसलिए वो तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह के इंसिडेंट ज्यादा हुए हैं। इस दलील में आपको दम नजर आता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल समीर भाई, इसमें कोई दम नहीं है, नहीं बस सिर्फ नजर ये आता है हाँ। कि ऐसा लगता है कि बगैर किसी पॉलिटिकल विल के एक मसले को हल करने की कोशिश की जा रही ताकत के जरिए। अच्छा। जिनको कश्मीर के बारे में, कश्मीरियत के बारे में और आलमी हुकूक के बारे में जिनके बारे में उनको इल्म नहीं है, ऐसे लोग इस मसले को टैकल करने की अभी तक कोशिश कर रहे थे। लेकिन चलिए देर शाम को भी घर का, अगर शाम को लौट आए तो उसको भी अच्छा ही कहते हैं कि अब कम से कम हमारी हुकूमत ने ये मान लिया है कि गैर मशरूत हम बातचीत करेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि बातचीत कीजिए भाई, बातचीत से इस मसले का हल निकालिए। आप गोली बंदूक और इसके जरिए इस मसले का हल कभी नहीं निकल सकता है। और जहां तक इसकी बात, नवीन कुमार साहब साथ साथ होंगे दोनों काम? 10 सेकंड। देखिए, जो आतंकवाद की मदद करेगा, आतंकवादियों का समर्थन करेगा, चाहे कोई अलगाववादी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई रोका नहीं जाएगा। और दूसरा, बातचीत के लिए तो कभी मने नहीं किया गृह मंत्री, एक नहीं दो नहीं कई बार गए, कश्मीर में गए बातचीत करने के लिए। और तीसरी बात जो पहले कही थी, अगर कांग्रेस ने जब जगमोहन जी को राज्यपाल बनाया था जम्मू कश्मीर में, तब यही सोच के बनाया। अरे कांग्रेस ने कहां बनाया? लेकिन आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि देश के हालात, देश के हालात, भाजपा का समर्थन, अरे साहब, अरे सरकार, आपको कष्ट होगा। वीपी सिंह की सरकार में चंद्रशेखर जब थे तब कौन था? वीपी सिंह की सरकार में वीपी सिंह की सरकार के पास समर्थक किससे दिया? चलिए ठीक है, हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, आज में रहते हैं, आज की बात करते हैं। का सफाया करेगा। आपको ये उम्मीद है कि जो लोग बातचीत के लिए हर आदमी हुर्रियत याद आती है, बातचीत के लिए मिलिटेंट्स याद आते हैं, बातचीत के लिए कश्मीरी पंडित याद नहीं आता इनको। कश्मीरी पंडित के साथ कोई बात नहीं करना चाहता, कश्मीरी पंडित का दर्द कोई नहीं सुनना चाहता है। और उसका मुझे लगता है खैर मकदम भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू। शुक्रिया।